7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय सरदाना जी और उनका स्वागत कर रहे हैं। और विजय सरदाना जी से कुछ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील के लिए उनकी टीम आई हुई वो क्या करेगी इसके बारे में बात करेंगे। और आप सभी को याद दिला दें, आप रजिस्ट्रेशन करा लें हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट का, जो कि 7, 8, 9 नवंबर को है। विजय सरदाना जी भी उसमें रहेंगे। आइए अब चलते हैं विषय पर। ये साहब, ये वक्फ बिल का या वक्फ एक्ट का कल एक अंतरिम निर्णय आया। इसके ऊपर स्टे मांगा गया था। जो प्रेयर ये थी कि साहब के पूरे एक्ट को स्टे कर दिया जाए, उसके ऊपर एक अंतरिम निर्णय आया। उस अंतरिम निर्णय को लेके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिक्रिया देखी गई और हमारे ऑपोजिशन वाले उसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि हाँ हमारी जीत हो गई, हमारी जीत हो गई, हमारी जीत हो गई। बीजेपी वाले वो भी उसको सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमारी जीत हो गई, हमारी जीत हो गई और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो रिज्यूम कर ली गई और कोई स्टे विस्टे नहीं हुआ। हमारे कुछ हिंदुत्ववादी लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कह रहे थे, ये क्या किया इन्होंने। और कुछ मुस्लिम संगठन जो थे वो भी पटाखे छोड़ रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि ये क्या है, ये तो झुंझुना है, हमें कुछ नहीं मिला। तो अब आप बताएं, आप कैसे देखते हैं इसको। संजय जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये अपेक्षित था क्योंकि ये पूरा डिबेट जो या आर्ग्यूमेंट रहा ये पॉलिटिकल रहा और इसीलिए शुरुआत में ही मैं आपको और आपके दर्शकों को बता दूं कि कल मैंने इस पे 2 वीडियो बनाए थे। एक वीडियो बनाया था जो मेरा नया चैनल है विजय सरदाना लीगल गाइड्स, उसमें पूरा केस एनालिसिस किया था जो सुप्रीम कोर्ट का 128 पेज का ऑर्डर जजमेंट है, उसको मैंने लाइन बाय लाइन एनालाइज किया, ये स्पेसिफिकली इसी ऑब्जेक्टिव के लिए कि लोगों में कंफ्यूजन ना रहे। और ये होना स्वाभाविक था, जैसा होता है कि भाई हम उतनी ही लाइन पढ़ते हैं जितनी समझ में आती है और बाकी चीजें हम नहीं पढ़ते हैं, और इसीलिए जितना समझ में आता है उसी पे हम सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो और बनाया कि कुल मुद्दे कितने थे, कितनों पे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने इम्पैक्ट डाला और बाकियों का क्या स्टेटस था। ये दोनों वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आसानी से जो चाहे देखना चाहते देख सकते हैं। मैं यहाँ पे भी उसको दोबारा दोहराना चाहता हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया सर कि ऑपोजिशन भी सेलिब्रेट कर रहा है, रूलिंग पार्टी भी सेलिब्रेट कर रही है और जो मेन मैंने भी 2 पिटिशनर थे वीडियो वो बनाए कहते हैं इसके हमें कुछ ऊपर मिला वैसे। ही नहीं। मैंने भी 2 वीडियो कल बनाए इसके ऊपर। ना इम्पोर्टेंट था सर, मैं उम्मीद थी कि कई अच्छे उसमें एनालिसिस आएंगे। सवाल अब इस बात का है सर कि जो मेन पिटिशनर रहे उन्होंने कहा हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और ये बात सही है कि जो असदुद्दीन साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो पिटिशनर भी हैं, लॉयर भी हैं, मुझे लगता है उन्होंने ढंग से इस बात को समझ लिया है कि उनको टेक्निकली कुछ नहीं मिला। और कांग्रेस क्यों सेलिब्रेट कर रही है,
क्योंकि एक दो जगह पे कोर्ट ने स्टे किया है, और स्टे जो किया है उसको भी हम समझेंगे। स्टे किया है, स्टे भी नहीं किया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है कि साहब के कलेक्टर जो है, कंडीशनल, हाँ। कलेक्टर वो राइट टाइटल नहीं डिसाइड करेगा, टाइटल ऊपर भेजेगा, बाकी वो इंक्वायरी जैसी चाहे वो करेक्ट, कर सकता है। और दूसरी जो करेक्ट। उसको जो सेक्शन 4 में जो सर्वे का जो प्रोविजन पहले वक्फ कमिश्नर को दिया जाता था, वो कलेक्टर को दिया गया, वो वैसे ही करेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना सर कि ये पूरा जो मुद्दा है, ये एक नहीं, ये करीब, अगर हम ध्यान से देखें तो करीब 17 इश्यूज हैं इस पूरे प्रोसेस में, हम्म अगर हम इसको पूरा उस हिसाब से देखते हैं तो। अब सवाल इस बात का ये आता है सर कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, या जो हम विवाद की बात यहाँ उठा रहे हैं, कि विवाद किस बात के, 17 में से 3 चीजें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये कह सकते हो कि वर्बेटिम स्टे किया है, लेकिन मॉडिफिकेशन किया है। एक तो जैसा आपने कहा कि भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ये जो नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, जिसको सरकार ने कहा कि जो कलेक्टर है वो उसको इवेल्युएट करके फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहेगा, और फिर उसका डॉक्यूमेंट चेंज करेगा, और डॉक्यूमेंट चेंज करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा कि सब काम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए, ये काम आपको अगर करना है तो हाई कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ये मुद्दा हाई कोर्ट तक जाएगा, और उसके बाद ही आप ये कर पाएंगे, तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो काम पहले कलेक्टर को करना था, अब वो हाई कोर्ट करेगा। सिर्फ एक प्रोसेस को एस्केलेट किया गया है, और मुझे लगता है ये सही किया है, क्योंकि अगर कलेक्टर कर देता तो हर बार इस पे पॉलिटिकल इशू उठता, लोकल लॉ एंड ऑर्डर के सवाल उठते, अननेसेसरी कलेक्टर्स पे दबाव होता कि आप पॉलिटिकल टूल बन के रह गए हो। तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी भी इससे खुश होगी, और एक बैलेंसिंग अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ने लिया, जो मुझे लगता है सही है, उसमें कहीं मुझे कोई ऐतराज नहीं दिख रहा है। एक तो ये बात है सर। दूसरा और मुद्दा इसमें ये जो भी है इम्पोर्टेंट, कि वो जो टाइटल डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का चेंज होगा, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं नकारा है कि हाँ, अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो आप हाँ, इन्वेस्टिगेशन कर वो नहीं सकते कहा हैं, है उसका टाइटल चेंज कर उन्होंने, सकते सिर्फ हैं, थोड़ा प्रोसेस, प्रोसेस जो हाँ, है वो ठीक कर लीजिए। प्रोसेस ठीक कर लीजिए, और मुझे लगता है ये जस्टिफाइबल है और सही अप्रोच है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर कि इसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ प्रोसेस को एस्केलेट किया, इतनी सी बात है। दूसरा जो मुद्दा है, बार बार जो कहा जा रहा था कि भाई 5 साल आप पहले इस्लाम फॉलो करो, फिर आप उसको प्रॉपर्टी वक्फ कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को भी बड़े इंटरेस्टिंग वे में हैंडल किया। उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब तक स्टेट गवर्नमेंट रूल्स नहीं बनाती, तब तक ये स्टे रहेगा। एग्जैक्टली। इस प्रोविजन को इन्होंने ये नहीं कहा है कि ये गलत है या इसको डिलीट कर दिया जाए या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कहीं नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स अपने कानून नहीं बना लेती, तब तक हम इसको स्टे करने का आदेश देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करना चाहती है, तो तुरंत आप उसको कानून बनवा लीजिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर रूल्स दीजिए। बनाने हैं उसको तो। वो वही मैंने कहा, रूल्स बना लीजिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दीजिए। तीसरा एक मुद्दा था सीईओज को लेकर कि भाई, जो सीईओ बनेगा वो कौन बनेगा, मुस्लिम नहीं। इसमें था कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉम्पोजिशन है, जो काउंसिल है, वक्फ काउंसिल का जो कॉम्पोजिशन, वक्फ बोर्ड का जो काउंसिल जो कॉम्पोजिशन, उसमें ये कहा गया था कि साहब नॉन मुस्लिम क्यों लाए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ये जो है, ये रिलीजियस बॉडी है। मैं सर पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि ये रिलीजियस बॉडी नहीं है। मेरा असेसमेंट ये है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। यहाँ पे कानून में, और भारत सरकार तो रिलीजियस बॉडी बना ही नहीं सकती, हमारा संविधान तो सेक्युलर है ना सर। तो संसद में कोई कानून ऐसा हो ही नहीं सकता जो कहेगा कि साहब आप एक रिलीजियस बॉडी बनाओ और उसका खर्चा भारत सरकार देगी। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली है क्या, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो जी वक्फ जी जी, प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली। को मैनेज करेगी। ये स्टैंड लिया था सरकार ने कोर्ट में कि ये एक सेक्युलर बॉडी है, वक्फ बोर्ड इज सेक्युलर, और यहाँ पर किसी का भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। हम मस्जिदों में किसी गैर मुसलमान को नहीं अपॉइंट कर रहे,
ये तो वक्फ बोर्ड है विच इज अ सेक्युलर बॉडी। जी। तो ये मैंने जब पुराना विवाद है मेरा जो एक पूरा प्लेलिस्ट है वक्फ के इश्यूज को लेके, जब ये विवाद शुरू हुआ था, जब संसद में बिल भी पेश नहीं हुआ था, तब से मैं इस बात को कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इट इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, क्योंकि कानून में ये लिखा हुआ है, जो पुराना कानून है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड किसी भी रूप में रिलीजियस एक्टिविटीज या सेरेमनीज में इंटरफियर नहीं करेगा। इंक्लूडिंग जो सीईओ ऑफ वक्फ बोर्ड है, उसका भी अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो रिलीजियस एक्टिविटीज में किसी भी रूप से दखल दे। तो जब ये खुद पुराने कानून में भी था, तो नए कानून में भी कोई नया बदलाव आया नहीं। और जैसा मैंने कहा सर, कॉन्स्टिट्यूशनली संसद कोई रिलीजियस बॉडी इस तरह की बना के कह ही नहीं सकती कि आप एक रिलीजियस बॉडी बनाओ और हम उसको फंड करेंगे। तो ये तो लॉजिकल लगता नहीं, क्योंकि आप एक तरफ सेक्युलरिज्म की बात करते हो, तो कल को फिर भारत सरकार चाहेगी तो हर जिले में एक मंदिर ट्रस्ट बना देगी और मंदिरों को सरकार का टैक्स पेयर का पैसा बांटती रहेगी, कौन रोक लेगा। तो ये एक बात बहुत लॉजिकल रही। तीसरा मुद्दा कॉम्पोजिशन का जो रहा सर, कॉम्पोजिशन में ये कहा गया कि देखिए जो आप बना रहे हो बॉडी, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो नॉन इस्लामिक मेंबर हैं उनकी संख्या 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें कहा, सॉरी काउंसिल में 4 और बोर्ड में 3। उसका कारण ये रहा कि अब सवाल इस बात का है सर कि 22 लोगों में 4 या 9 लोगों में 3 कितना इफेक्टिव होगा। मेरा ये मानना है सर कि इससे फंक्शनिंग में या इफेक्टिवनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान लीजिए कि काउंसिल या बोर्ड में कोई ऐसा निर्णय हो रहा है कि जिसमें एक भी मेंबर, इररिस्पेक्टिव वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, अगर उसने अपना डिसेंट नोट ये कहा कि मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं और नोट किया जाए और ये मेरे जस्टिफिकेशन है, तो उसके बाद अगर डिसीजन लेना बोर्ड को या काउंसिल को बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप ओवर रूल करते हैं और अगर कल को उसमें कोई खामियां आती हैं, ऑडिट में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये तो पूरा सवाल उठ जाएगा कि आपको एडवांस में बताया गया था और आपने गलत किया। क्योंकि डिसेंट मेंबर की बात को लेकर सरकार इन्वेस्टिगेशन तो कर सकती है उस निर्णय का। तो कहने का मतलब ये है कि इससे कम से कम जो चेक्स एंड बैलेंसेस की बात थी कि सिर्फ डिसीजन जो है वो कुछ रिलीजियस माइंडसेट से ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से इवेल्युएट किया जाए और उसके बाद निर्णय हो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मुझे लगता है ये 4 मेंबर बहुत हैं उस चीज को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर ये 4 मेंबर, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं सर, बोर्ड के अंदर प्रोमोटर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर बोलता है कि ये चीज ठीक नहीं है तो उसका वेट प्रोमोटर से ज्यादा होता है। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो 4 मेंबर हैं, इट इज लाइक ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी जो बॉडी बन रही है उसको लेकर। तो मुझे लगता है इसमें भी कोई ऐतराज मुझे तो नहीं। तो ये 3 मुद्दे हैं सर। और चौथे में उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें नॉन मुस्लिम सीईओ से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि सीईओ इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में सिर्फ उन्होंने कहा कि अगर आपको कॉम्पिटेंट मुस्लिम मिलता है तो आप प्रेफर उसको करिए, नहीं मिलता तो आप दूसरा लगाइए। वहां पे सवाल आता है कॉम्पिटेंसी को लेकर, नॉट रिलीजन। तो मुझे लगता है ये मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहे हैं। बाकी जितने भी प्रावधान कानून में है, मैंने जो लिस्ट आउट किए करीब 17, बाकी सबको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, उनको ऑपरेटिव माना है, उनको स्टे नहीं करने को कहा है। सिर्फ 3 मुद्दे हैं जो विद करेक्शंस या मॉडिफिकेशंस के लिए स्टे हैं। जब ये प्रावधान हो जाएंगे तो या अमेंडमेंट सरकार कर देगी तो ये भी एक्शनेबल हो जाएंगी। सर इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसने इस कानून को ना तो रद्द किया है, ना स्टे किया है, ना इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, उन्होंने शायद पढ़ा नहीं, और अगर नहीं पढ़ा है तो ये डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे है। मेरा निवेदन है कि वो दोबारा डाउनलोड करके पढ़ लें, ढंग से व्याख्या कर लें। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पे चले जाएं, मैंने इंग्लिश में टेक्स्ट विद टेबल
बकायदा एनालिसिस करके सेक्शन बाय सेक्शन लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा, और उसका हिंदी में डिटेल में उसकी विवेचना की है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहां जाके क्लैरिफाई कर सकते हैं। विजय सरदाना लीगल गाइड करके पूरा एक चैनल है, और जिसमें पूरा एक प्ले लिस्ट है वक्फ कानून को लेकर, जिसमें 10-12 वीडियोस। एक जो सबसे बड़ी बात आई थी, जिसको इन्होंने मुद्दा बना रखा था, वो मुद्दा ये बना रखा था कि साहब के ये रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रावधान है इसको हटाया जाए। हम कागज कहाँ से लाएंगे? हम खास बात ये थी, कहते कि साहब हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब उसको तो स्पेसिफिकली रिजेक्ट किया है ऑर्डर में कि नहीं, रजिस्ट्रेशन तो उसमें कराना पड़ेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन कराना देखिए पड़ेगा तो फिर ये जो पुराने वक्फ बाई यूजर वाले जो इन्होंने बना रखे हैं, कैसे रजिस्टर कराएंगे? सर, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है, अगर हम देखें सेक्शन 36 से लेकर 43 तक जो कानून में लिखा हुआ है, ये है जो इन्होंने कहा था कि भाई एबॉलिश वक्फ बाय यूजर, इसको इशू बना था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, वक्फ बाय यूजर कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, आपको डीड पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, तभी जाके हम इस बात को मानेंगे। क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं गवर्नमेंट की या बाकी चीजों की, जिसको आपने एज ए यूजर आप उसको वर्क प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, तो मालिकाना हक बनता नहीं है, क्योंकि पूरा डिस्प्यूट ही तो उसी बात को लेकर है। अगर पूरा कानून की बात करें, या पूरा जो पुराने कानून में जो खामियां थी, उसका पर्पज यही था कि आप जो अनऑथराइज लैंड या प्रॉपर्टी ऑक्यूपेशन था, आप उसको वर्क डिक्लेयर कर लिया, ना उसकी रजिस्ट्री है ना डीड है, और आप मालिक बन के बैठ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो चलेगा नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कर दिया कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोविजन है वो मैंडेटरी होगा, उसमें किसी भी तरीके से कोई कंसेशन नहीं है। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट शुड बी इन ट्रांसपेरेंट मैनर, इट शुड बी ऑन द वेबसाइट। तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के समय जीआईएस कोडिंग या ड्रोन मैपिंग भी अगर आप करते हो तो वो भी परमिटेड है। सब होने के बाद ट्रांसपेरेंसी में जो डॉक्यूमेंट बनेंगे वो इंटरनेट पे, वेबसाइट पे डाले जाएंगे, ताकि जनता को पता रहे। तो इस बात को लेकर कि प्रॉपर्टी किसी तरह से मिसयूज ना हो या अनऑथराइज्ड ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत क्लियरली एक्सेप्ट किया है, और बहुत इसीलिए उस पर उन्होंने कोई भी सवाल नहीं उठाया। एक बात और भी देखी है इसमें कि आपके जो रजिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस हैं, जिसको लेके इतना वो एजिटेट कर रहे थे, तो अब एक आंकड़ा आया था, और ये आप देखिए कि जब ये जेपीसी जा रही थी जगह जगह पर, तो ये आंकड़े आए थे, और उसमें ये पता चला था कि 90% से अधिक जो जमीनें हैं, 90% से अधिक वो अनरजिस्टर्ड हैं। यहाँ तक कि सर, लखनऊ की, जो मैं आपको बात बताता हूँ, जब लखनऊ में जेपीसी गई थी, तो सरकार ने ये कहा था कि भाई ये आपका ये जो बड़े इमाम बाड़े, छोटे इमाम बाड़े की जो जमीनें हैं, ये भी सरकार की प्रॉपर्टी हैं हमारे रिकॉर्ड में, और उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, और उसको वक्फ करके यूज किए जा रहे हैं। सर, इस बात का तो बहुत क्लैरिटी है, क्योंकि जितना वक्फ प्रॉपर्टी के नंबर 2013 के बाद और अभी पिछले 10 साल में बढ़े हैं, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। और ये किसी को नहीं पता किसने किसको दी। आप कह रहे हैं कि साहब कागज नहीं है, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करा रहे हैं, पता नहीं, लेकिन आपके पास अचानक प्रॉपर्टीज इतनी बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंसिटिविटी को समझा है, क्योंकि बहुत सारी सरकारी जमीनें को लेकर विवाद था। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, जिसको लेकर काफी हो हल्ला हो रहा था और अब होगा इसके बाद, वो है लिमिटेशन एक्ट को लेकर। इनका ये कहना था कि साहब, जो प्रॉपर्टीज हमने एक्वायर करी एज ए वक्फ, उसको 1 साल के अंदर अगर कोई चैलेंज करता है तो उसका डिस्प्यूट हम सुनेंगे। उसके बाद
हम लैंड प्रॉपर्टी जो है, लैंड डिस्प्यूट के केसेस को नहीं सुनेंगे, पुराना कानून ये बोलता था, और ना ही कोई कोर्ट उसमें इंटरफियर करेगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो तरीका है ये उचित नहीं है, अगर आपने 1 साल का टाइम दिया है तो ये मुद्दा ठीक नहीं है। आप जो बाकी लिमिटेशन एक्ट हैं, जो टाइम बार्ड अगर होता है, जैसे मान लीजिए कि ओनरशिप इशू है, 12 साल तक आप प्रॉपर्टी के क्लेम को इशू उठा सकते हो। इन्होंने अपनी तरफ से 1 साल बना दिया, मतलब लिमिटेशन एक्ट इन्होंने अपना खुद बना लिया। कोर्ट में आप जाके अपील नहीं कर सकते, पूरा जुडिशियल सिस्टम इसमें बार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उस 1 साल वाले इशू को नहीं मानते, जो लिमिटेशन एक्ट लैंड एक्विजिशन या पोजीशन को लेकर होता है, जिसमें 12 साल की लिमिट है, वो आप रेज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की जमीनें 5 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल पहले एक्वायर की गई होंगी और वो परेशान घूम रहे थे, अब वो सारे मुद्दे कोर्ट में आ जाएंगे। तो इससे ये है कि जिन लोगों की जमीनें चली गई पिछले 10-15 साल में, उनके लिए एक होप बनती है कि वो अपनी जमीनों पे जो मालिकाना हक है उसको क्लेम कर सकते हैं। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये 2013 के अमेंडमेंट के बाद से जो अचानक एक बाढ़ सी आ गई थी वक्फ संपत्तियों की, उसमें से अधिकतर संपत्तियां जो थी वो वक्फ बाय यूजर रजिस्टर हो रही थी। और उसमें भी क्योंकि वक्फ एक्ट जब 1995 में आया था, तब उसमें ये लिमिटेशन एक्ट वाला प्रोविजन, जिसमें कहा गया था कि साहब ये सेक्शन 107 है कि ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा, उसका बड़ा मिसयूज हो रहा था। क्योंकि अब आप 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, इस्लाम के पहले की ही 1500 साल पुरानी, जैसे कि वो जो गांव था तमिलनाडु का, वो ऐसी ऐसी जमीनें जो थी वो वक्फ के नाम पे दर्ज की जाने लगी थी। अब वो लिमिटेशन एक्ट वापस लागू हो गया, एक बात। दूसरा जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो इनका मिसयूज हो रहा था, वो हो रहा था सेक्शन 108 ए का। क्योंकि सेक्शन 108 ए से ये जो भी रजिस्टर अपने लिख लेते थे, जैसे सेक्शन 40 में इनको ये पावर है कि भाई आप कहीं किसी का भी सर्वे ऑर्डर कर दो, और सर्वे ऑर्डर करके उसका निष्कर्ष निकाल के आपके अपने रजिस्टर में एक बार आ गया, तो फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ भी शिफ्ट हो गया। वो पावर चली गई, सेक्शन 40 उड़ा दिया गया। और सेक्शन 108 ए ये था कि दिस एक्ट विल ओवरराइड ऑल अदर एक्ट्स। तो साहब हैं। वो टेनेंसी एक्ट को भी ओवरराइड कर रहा था, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को भी ओवरराइड कर रहा था, वो आपके जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट है उसको भी ओवरराइड कर रहा था, एएसआई की प्रॉपर्टी जो थी उसको भी ओवरराइड कर रहा था, मंदिरों की प्रॉपर्टी थी उसको भी ओवरराइड कर रहा था, ट्रस्ट की जमीन है उसको भी ओवरराइड कर रहा था। अब वो हट गया। इसी अब क्या सर वही आया है इसमें। उन्होंने कहा कि जो ओवरराइडिंग क्लॉज था वो अब वैलिड नहीं होगा जो पुराने में था, क्योंकि सरकार ने नए कानून में उसको हटा दिया। इसका मतलब ये है कि आपने एक कानून बनाया और जितने कानून बाकी एसेट्स को या प्रॉपर्टीज को या देश की जो अ, अगर मैं ये कहूँ कि सांस्कृतिक विरासत थी उसको बचाने के लिए जो कानून बनाए गए थे, जस्ट बिकॉज आपने एक वक्फ कानून बना दिया तो बाकी हिंदुस्तान में किसी कानून की कोई महत्वता नहीं रहेगी। इससे इलॉजिकल बात क्या हो सकती है? तो कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट इशू था सर। ट्रांजिशनल एंड ओवरराइडिंग जो क्लॉजेस थे उसको हटा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी कोई ये नहीं उठाया कि साहब ये गलत है या सही है। जैसा कानून में जो सरकार ने ड्राफ्ट करके नया बिल लेके या एक्ट जो बन गया है, उसमें जो है अब वो ही माना जाएगा। 104 डिलीट। जी। अच्छा, एक और भी जो डेवलपमेंट हो रहा है अभी, ये हम देख रहे हैं कि ये एसआईआर के संबंध में हो रहा है। एसआईआर के संबंध में भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय अभी तक आए हैं, उससे मुझे तो कोई ऐसा नहीं दिखता कि जिससे कि कोई भी किसी भी प्रकार का हर्ष पिटिशनर्स को या जो उनके इनविजिबल स्पॉन्सर्स हैं, ऑपोजिशन पार्टीज, उनको मिलना चाहिए।
आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर्स को लेके इशू उठाया। मतलब जो मुद्दे गए कि साहब ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो तो चाह रहे थे कि रुक जाए और जितने अनऑथराइज्ड वोटर्स हैं वो वोटिंग अथॉराइजेशन उनको मिले। मुद्दा तो कुल मिला के ये था कि साहब आप जो वोटिंग लिस्ट है उसको रिव्यू मत करें। लेकिन जब पता लगा कि भाई इतने अनऑथराइज्ड हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह दे कि साहब अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स या फर्जी लोग बाहर से नहीं आ रहे हैं, या बांग्लादेशी वहां नहीं बैठे हैं, या बाकी जगह से लोग नहीं आए हैं, या रोहिंग्याज नहीं है वहां पे। तो ये कहना बड़ा मुश्किल था। तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरफियरेंस का मुझे लगता है कि इसलिए कॉशियस है सुप्रीम कोर्ट कि कल को इमिग्रेंट्स के कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बनती है तो सरकार को तो वही मैनेज करना होगा ना। क्योंकि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, दे क्रिएट लॉट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। अब सरकार के लिए एक ही तरीका है कि भाई जब आप चुनाव की प्रक्रिया में जा रहे हैं तो सबसे पहले नागरिकों को तो वेरीफाई कर लो, और उसके तरीके क्या होंगे वो भी ईसी ने बता दिए। अब सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट, जहां तक मुझे ध्यान है, सिर्फ इसी बात को लेकर फोकस करेगा कि भाई प्रोसीजर सही फॉलो किया गया या नहीं। अगर प्रोसीजर सही फॉलो किया गया है तो मुझे लगता है कि फिर कोई एतराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसीजर सही है तो माना यह जाता है कि आउटकम भी सही होगा। तो आउटकम की लिस्ट में कितने नाम ऐड हुए, डिलीट हुए, उसको लेकर मुझे इतना इशू नहीं लग रहा है। अगर ईसी जो है, इलेक्शन कमीशन, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस कर लेता है कि प्रोसीजर इज फेयर एंड जस्ट, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को एतराज नहीं होगा। हाँ, जिन लोगों का नाम डिलीट होगा, दे विल गेट एन ऑप्शन टू अपील कि हमारा नाम गलत डिलीट हो गया और ये हमारे पास कागज है, दस्तावेज है, हमारे ऊपर दोबारा एज ए सिटीजन इंक्लूड किया जाए, वोटिंग राइट्स दिलाया जाए। और मुझे लगता है वो प्रक्रिया जब चलेगी तो जो कचरा है वो साफ हो जाएगा और एक फेयर लिस्ट सामने आ जाएगी। तो अगर ईसी प्रोसीजर्स को सही रखता है, ट्रांसपेरेंट रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा निकल गया। प्लस अब उन्होंने नेशन वाइड एसआईआर अनाउंस कर दिया है। और नेशन वाइड एसआईआर के लिए भी जो लेके गए थे, उसका जो जवाब दिया है ईसीआई ने, बड़ा स्ट्रांग जवाब दिया है। उन्होंने कहा साहब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है तो हम आपके इक्वल राइट्स रखते हैं अपने क्षेत्र में। ये तभी बिल्कुल सही है। कोर्ट को ये और कहना पड़ा कि साहब कि हम इनको रोक नहीं सकते, ये इनका राइट है, और यदि कोई गलती पाई जाएगी तो हमारा अधिकार है, हम पूरे इसको निरस्त कर सकते हैं। हाँ, वो कोर्ट का अधिकार है, नो डाउट। तो गलती तो अभी तक वही तो मैं मिली नहीं है, एक भी न मिलने की संभावना है। सर, मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ पे इशू प्रोसीजर का है। अब फेयर सी अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन का पर्पस क्या है? फेयर इलेक्शंस, नोबडी शुड बी डिप्राइव्ड। सीधी सी बात है कि जो एंड नो रॉन्ग वोटिंग शुड बी देयर। तो कुल मिला के सही कैसे देश के अंदर चुनाव की राजनीति चले और चुनाव सही हो, ये जिम्मेवारी तो ईसी की है। अब ईसी के अपने सोर्सेज हैं, अपनी इंफॉर्मेशन है, उस बेस पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि साहब यहाँ अनफेयर हो रहा है या फर्जी वोटिंग या कुछ भी है, अब ये तो अधिकार क्षेत्र तो ईसी का है ना। अगर वो पूरे देश में, अगर उनको पता है कि रोहिंग्यास फैल गए हैं, बांग्लादेशी फैल गए हैं, और पूरे देश में अगर उनको ये रीवर्किंग करनी है सारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो प्रॉब्लम क्या है? और सुप्रीम कोर्ट क्यों कहेगा आप ये मत करो? अगर कहना भी चाहे तो क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, रोहिंग्यास और बांग्लादेशी, आर दे वैलिड सिटीजन ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि इन चीजों में नहीं जाएगा। बार बार इसी बात को लेके मुझे लगता है हर एजेंसी को फोकस करना चाहिए कि ये प्रोसीजर शुड बी करेक्ट, जस्टिफाइबल एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिए, सही गाइडलाइंस फॉलो करिए। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इंटरफियर करेगा, क्योंकि आप कैसे कंक्लूड करेंगे कि ये लिस्ट गलत है या सही है? अगर प्रोसीजर सही है तो लिस्ट सही है, और उसमें 100 आदमी हटे या 10 लाख आदमियों का नाम हटे, हम उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो कुल मिला के बात कि 10 लाख आदमी फर्जी क्यों नहीं हो सकते? आपके एक तरफ कहते हो 2 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में, तो ये तो 10 लाख की बात कर रहे हैं या 20 लाख की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है कि जो इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स की सफाई करने का। और मुझे लगता है भारत सरकार आने वाले दिनों में इसको सख्ती से देखेगी, क्योंकि जो यूरोप में हो रहा है वो हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए।
कल तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भी घुसपैठियों को नहीं रहने दूंगा। मैं वही कहा ना सर, वो देख रहे हैं ना कि घुसपैठ से हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन है, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस है, आपके यहाँ जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, जो आपके अपने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वेलफेयर बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो मिलते नहीं। आपका सारा पैसा रिसोर्स चला जाता है ये अनधिकृत जो लोग आते हैं उनको मैनेज करने में। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो देश की सत्ता के, अगर मैं एक कहूँ कि मुखिया है, उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। और जो कंस्ट्रेंट रिसोर्स है उसमें भी फिर अनऑथराइज लोग उसमें हक जमाने लग गए, और फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो ये तो फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है ना। तो जो पीएम का स्टेटमेंट है वो सही है, और हर हर राजनेता को ये करना चाहिए, हिंदुस्तान की हो, दुनिया का हर देश ये करना चाहिए। या आधार से क्या फैसिनेशन है हमारे विपक्ष को? क्योंकि आधार क्लियर सर कट, ये तो उसके लॉ में ही लिखा हुआ है कि इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। सर आधार इसलिए फैसिनेशन है क्योंकि सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा उसमें आसानी से हो जाता है ना। बाकी जगह तो मल्टीपल चेक्स, मल्टीपल एजेंसीज है। यहाँ तो लोकल एमए कॉर्पोरेटर भी अगर आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड बनवा देता है, चाहे आपका वेरिफिकेशन हो ना हो, एमएलए का आदमी आएगा, कोई और आएगा, वो फोटो खींच के जाएगा, जाके बनवा के ला देगा। उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है? कुछ भी नहीं है। आधार बनाते समय आप कोई पुलिस वेरिफिकेशन थोड़ी करते हो, आपके बाकी क्रेडेंशियल्स थोड़ी देखे जाते हैं। तो इसीलिए उनको भी पता है, ऑपोजिशन को भी पता है कि सबसे ज्यादा फर्जी काम तो आधार में हुआ है। तो हमारे जितने फर्जी वोट है वो सब आधार बेस्ड ही है। दो ही चीजें चाहिए आपको पोलिंग के समय, या तो वोटर कार्ड या आधार कार्ड। क्योंकि अगर मैं वोटिंग कार्ड लेके नहीं जा रहा हूं और मेरे पास आधार कार्ड है, तब भी आप मुझे वोट देने दोगे। पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं, दो में से एक ऑप्शन है मेरे पास। तो अगर दोनों बनाना आसान है तो दो में से एक भी चलेगा। इसीलिए ऑपोजिशन का ये कहना है कि साहब ये जो दोनों आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट, इनको आप अलाउ कर दीजिए, फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फिर फर्जी कार्ड तुम जब मर्जी बनवा लेंगे। तो इसीलिए ये कहना है। अदरवाइज मेरा तो ये कहना है कि जैसे जैसे हिंदुस्तान में डिजिटाइजेशन आ रहा है, ये पेपर सिस्टम इनको हटा देना चाहिए। गवर्नमेंट को हर एक को, जैसे हर एक के पास मोबाइल नंबर है, उसी तरह से इनका अपना आधार नंबर, सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो। आपको कार्ड चाहिए क्यों? आप जाइए बूथ पे, आईटी सिस्टम इतने डेवलप हो गए हैं, इंटरनेट आपके पास रिलायबल बन गया है, वहीं पे ही मशीन में ही आपका आधार नंबर डाला जाए और वो बता दे यू आर एलिजिबल वोटर और नॉट, और आपकी पर्ची कट जाए, आप आके बटन दबा के वोट देके आ जाइए। तो ये सब पॉसिबल है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा तो ये सब चीजें हो जाएंगी। करेक्ट। क्योंकि आधार के बारे में अभी अश्विनी उपाध्याय बोल रहे थे, मैं देख रहा था कि कम से कम 6 ऐसे डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के ही जो कहते हैं कि भाई इट कैन नॉट बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। हाँ, वो तो है ही, वो तो खुद भी मानते हैं। लेकिन सवाल वही आ जाता है घूम फिर के कि साहब इसके अलावा जो गरीब जनता है, गांव की जनता है, उसके पास आधार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप कैसे उसको मानोगे? तो आर्ग्यूमेंट जो दे रहा है कि आधार के फेवर में, वहां पे भी वो भी तो यही बात उठा रहे हैं, उनका भी यही कहना है सर। तो हर आदमी अपने पक्ष की बात रख रहा है, और कोशिश हर एक की यही होती है कि भाई मेरा मेरा काम किसी तरह से हो जाए। देश का क्या हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बस मेरी कुर्सी बच जाए या मिल जाए। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो वही है ना सर। उसी आधार पे जो भी उनको लगता है कि सही है, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते रहते हैं, और यही चल रहा है। आइए अब चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो अब यूएस ट्रेड डेलीगेशन जो भारत में आया है और जो अब भारत से आगे ट्रेड पर बात करेगा। अब जो बीच में जो कुछ भी हुआ वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो उनके हॉक्स हैं, जैसे पीटर नवारो है, स्कॉट बेसेंट है, हॉवर्ड लटनिक है, इन तीनों ने पूरी तरह से बकवास कर करके और माहौल इतना ख़राब कर दिया कि अभी तक लग रहा था कि साहब आगे कुछ भी होगा नहीं और आगे कोई भी मूवमेंट हो नहीं पाएगा। लेकिन उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं कि कुछ 2-3 रिकन्सिलिएटरी स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से आए, मोदी जी ने उसको रेसिप्रोकेट किया और आज इनका ट्रेड डेलीगेशन भारत में है। और साथ में वो फिर भी हार्वर्ड लटनिक चिल्ला रहा है कि हमारा कॉर्न नहीं ले रहे, कोई बोल रहा है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट नहीं ले रहे,
कोई कह रहा है साहब हमारा पेट्रोलियम नहीं ले रहे। तो ये जो है ये गुड कॉप बैड कॉप क्या चल रहा है? सर ऐसा है, ये एक टिपिकल जिसको बोलते हैं ना कि एक मोनोपोली बिहेवियर है। यहाँ पे कहीं कोई डिप्लोमेसी नहीं है, ये सिर्फ दुकानदारी की बात हो रही है। इस समय ट्रंप साहब बहुत बुरा फंस गए हैं ट्रेड डील्स के अंदर, क्योंकि जो वो चाह रहे थे उनको नहीं मिल रहा। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनके साथ मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। अब मैं उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं कि इस समय जो वो कह रहे थे कि भाई अमेरिका विल बी द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। देखिए क्या हुआ ना सर कि सबसे पहले तो डॉलर को लेके परेशानी थी कि भाई डॉलर की हम आपकी कहानी नहीं सुनने वाले। अब क्या हुआ है कि मैं आपको एक सबसे बेसिक मुद्दा बता रहा हूं कि अल्टीमेटली ट्रंप बार बार इंडिया का इतना नाम या उनकी टीम इतना नाम क्यों ले रही है। आप इस बात को समझिए कि आज ट्रंप का भारत के बगैर रास्ता नहीं है, गुजारा नहीं। अब आप कहेंगे कि अब इतनी बड़ी ताकत तो नहीं है, पूरी दुनिया पड़ी है। आप जब आंकड़ों में जाओगे, आज मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं कि इतना एक्रीमनी होने के बाद भी फिर ये डेलीगेशन भारत क्यों आया है। आज ही का मेरा वीडियो है मेरे चैनल पे विजय सरदाना इनसाइट पे, और उसमें मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि कहां पे जाके अमेरिका फंस गया और उनके पास कोई रास्ता नहीं है और भारत से ट्रेड डील करना उनकी मजबूरी हो गई है। ये चॉइस नहीं रही अब उनके पास, ये अमेरिका की मजबूरी है। लेकिन क्योंकि वो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बोलते हैं तो वो प्यार से तो बात करेंगे नहीं, उनकी आदत है बदतमीजी करना। तो वो कर रहे हैं उनके नेता वहां बैठ के कि हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, आप हमारी मान लो अदरवाइज सिचुएशन विल बी वेरी बैड। तो एक आदमी धमका रहा है, एक आदमी आ रहा है, एक आदमी कुछ बोल रहा है, प्रेसिडेंट कुछ कर रहे हैं। अल्टीमेटली इनका ये एजेंडा है कि भारत किसी तरह तो झुके यार, किसी की तो धमकी के आगे झुके। लेकिन मोदी साहब ने एक सही स्टैंड ले रखा है कि भैया हम किसी के आगे नहीं झुकने वाले। अब मजबूरी क्या है आप इसको समझिए। सर इस समय अमेरिका की जो सबसे बड़ी मजबूरी है ना वो है एग्रीकल्चर। और मैं पहले दिन से, अगर आप मेरे चैनल पे जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं, मेरा चैनल फॉलो करते हैं, जब ट्रंप ने, मैं बात कर रहा हूं फरवरी में जब इन्होंने सत्ता संभाली थी, मैं तब से कह रहा हूं कि ट्रंप की नजर भारत के एग्रीकल्चर मार्केट पे है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे कैंपेन के दौरान उन्होंने अपने किसानों को ये कहा था मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा बाजार लेके दूंगा, और अल्टीमेटली उनकी निगाह थी भारत पे। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू था वोट जीतने के लिए। अब मुद्दा क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है सर कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो है चाइना। एग्रीकल्चर में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ट्रंप ने जब चाइना पे टैरिफ लगाए तो बदले में चाइना ने एग्रीकल्चर कंसाइनमेंट के ऑर्डर देना बंद कर दिया। और एग्रीकल्चर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर कि ये हर साल क्रॉप आती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है एग्रीकल्चर का, और इसीलिए हर देश चाहे एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो, कम हो या ज्यादा हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। और फूड सिक्योरिटी के बगैर तो देश चल नहीं सकता, और फूड इन्फ्लेशन के बगैर सरकारें टिक नहीं सकती। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होगा तो सरकारें टिक नहीं पाएंगी। ये है फंडामेंटल। अब सवाल इस बात का ये है कि ट्रंप का जब माल खरीदना चाइना ने बंद कर दिया तो आप कहां खरीदेंगे और कहां बेचेंगे जाके? अब चाइना कोई छोटा सिंगापुर कंट्री तो है नहीं कि 10, 15, 20, 50 कंटेनर ले लेगा। तो इस बात को जब हम डिटेल में समझते हैं तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि जो ट्रंप साहब कर रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि स्थिति बहुत नाजुक है, हमने दादागिरी तो कर ली। सर चाइना खरीदता था अमेरिका से करीब 36 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन। 36 मिलियन टन। हिंदुस्तान का टोटल प्रोडक्शन है करीब 11-12 मिलियन टन। 3 गुना वो हमसे, जितना भारत प्रोड्यूस करता है उससे 3 गुना तो चाइना इंपोर्ट करता था। और
पिछली बार जब ट्रंप साहब सत्ता में आए थे तो ट्रंप की जो सबसे बड़ी दुखती दग थी, और ट्रंप को ये पता था कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम भी चाइना पे टैरिफ लगाए थे तो चाइना ने लेना बंद कर दिया था, तो 36 मिलियन टन से वो घट के आ गया था 16 मिलियन टन। 20 मिलियन टन का फटका लगा। इस बार जब चाइना को फिर तंग किया, तो कुल मिला के चाइना ने क्या किया कि अपनी सारी सप्लाई ब्राजील की तरफ डाइवर्ट कर दी। ब्राजील से अब चाइना का एग्रीमेंट है कि सालाना हम करीब 60 से 65 मिलियन टन सोयाबीन आपसे खरीदेंगे। ब्राजील और अर्जेंटीना। ब्राजील ने यह कहा कि साहब हमारे पास हम जमीन तो है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो चाइना ने यह एग्रीमेंट किया है कि आप सोयाबीन उगाइए, पोर्ट हम बनाते हैं आपका। तो नाउ चाइना इज इन्वेस्टिंग इन ब्राजील फॉर पोर्ट्स, और वहां से लेगा। अब बताइए, सप्लाई चेन जब पूरी चाइना के कंट्रोल में है तो वो क्या अमेरिका वापस जाएंगे? अब सवाल ये हो गया कि जो 20-22 रिलायबिलिटी भी तो नहीं है ना, कब क्या कर डाले। सर वही मैं कह रहा हूं। अब हुआ क्या कि जो 20-25 मिलियन टन जो अभी खत्म हो गया बाजार चाइना का, अब अमेरिका किसको बेचे? रख सकते नहीं, हर साल फसल आएगी। हर साल जब फसल आएगी और बिक नहीं रहा तो आपके दाम क्रैश हो रहे। 20% कमोडिटीज के दाम अमेरिका में क्रैश हो गए। अब किसानों का एक तो माल नहीं बिक रहा और जो रेट चल रहा है वो 20% कम है, मतलब वायबिलिटी नहीं रही एग्रीकल्चर में। अमेरिका को अब अपने किसानों को इनकम सपोर्ट देना पड़ेगा। पहले कम देते थे, सिर्फ वो एक्सपोर्ट सब्सिडी देते थे, अब इनकम सपोर्ट भी देना पड़ेगा। ये कॉस्ट बैठ रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये मैंने अपने वीडियो में डिटेल में आज रखा है इसको। कोविड तक 2022 तक अमेरिका वाज नेट एग्री एक्सपोर्टर, तो इतना पैसा उनको मिल जाता था कि वो सब्सिडी दे सकते थे। अब 2022 के बाद से अमेरिका हैज बिकम नेट इंपोर्टर, और आज जो ट्रेड डेफिसिट एग्रीकल्चर में आ गया वो है $40 बिलियन के आसपास, और रेट और गिर गए। तो लोकल मार्केट में भी किसान को दाम नहीं मिल रहा, इंटरनेशनल मार्केट में माल नहीं बिक रहा। अब सरकार क्या करे? तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी में से तो आप सब्सिडी दोगे। बैंक से लोन लेके तो आप सब्सिडी देना नहीं चाहते। तो जो सरकार का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पे मुझे लगता है आने वाले दिनों में $100 बिलियन से सब्सिडी एडिशनल बन जाएगी। उसके अलावा बाकी जो एग्रीकल्चर के खर्चे हैं वो अलग। प्लस ये तो मैंने अभी एक एग्जांपल बताया आपको सोयाबीन का। वीट में भी अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता था वो करीब 30 मिलियन टन करता था। अब रशिया घुस गया वीट में, और रशिया आज की तारीख में 50 मिलियन टन वीट दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। इट हैज बिकम नंबर 1 एक्सपोर्टर अमेरिका के कंपटीशन में। अमेरिका के जो बायर थे वो चले गए रशिया की तरफ, इसीलिए परेशान है रशिया से एग्रीकल्चर में, डिफेंस और यूक्रेन। तो एक बात है, रशिया को क्यों बायकॉट करना चाहिए, एक एजेंडा ये है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है मक्के का, कॉर्न का। वो भी करीब सबसे बड़ा जो पार्टनर था वो था मैक्सिको, नेक्स्ट डोर। अब सवाल इस बात का है कि मैक्सिको ने भी अर्जेंटीना और ब्राजील से लेना शुरू कर दिया, वहां सस्ता मिल रहा है उनको। तो अमेरिका का कॉर्न भी अब पूरा नहीं बिक रहा, वो गले में घंटी फंस गई। वो भी करीब जाके 11 मिलियन टन सरप्लस हो गया उनके पास। वीट सरप्लस हो गया करीब 18 मिलियन टन। 20-25 मिलियन टन सरप्लस हो गया सोयाबीन। अब भारत में एप्पल आता था पहले करीब 1.5 लाख टन के आसपास, अब वो घट के रह गया 5,000 टन, क्योंकि भारत में अब एप्पल आ रहा है चाइना से, टर्की से, इधर से चाइनीज एप्पल स्मगल होते हैं, और ये कह गए कि अफगानी एप्पल है, जबकि अफगानिस्तान में कोई एप्पल नहीं होता। ये बड़ा कश्मीर में, क्योंकि एप्पल के ऊपर मैंने बहुत काफी डिटेल में प्रोजेक्ट किया है जे&के गवर्नमेंट के लिए हॉर्टिकल्चर में। तो एप्पल को लेकर जितना स्मगलिंग हो रहा है पाकिस्तान से इंडिया में, वो जो अफगानी एप्पल कह के बेच रहे हैं वो एक्चुअली चाइनीज एप्पल, और कुछ ईरान से आ रहा है, कुछ टर्की से आ रहा है। तो अमेरिका का वो बाजार भी खराब हो गया। एलमंड्स आते थे करीब 2.5 लाख टन,
2.5 लाख टन का जो एलिमेंट्स है वो भी धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि अल्टरनेट सोर्सेज मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, स्पेन से, तो वो टेंशन खड़ा हो गया। तो कुल मिला के स्थिति अब ये हो रही है। और दूसरी तरफ यूरोप में जाता था चिकन अमेरिका का, यूरोप में भी अब चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सैनिटरी फाइटो सैनिटरी इश्यूज। तो कुल मिला के स्थिति यह है सर कि इस समय करीब 30 से 50 मिलियन टन अमेरिका के पास सरप्लस गोडाउन में माल पड़ा है। अगर मैं कंपैरिजन करूं कि भाई ये कितना हुआ, तो करीब आप समझिए कि 34 मिलियन टन तो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है एफसीआई की, उससे ज्यादा माल पड़ा है अभी उनके पास। अब कहने का मतलब इतना सा है सर कि ये इस समय करीब एक्सपोर्ट लॉसेस हो रहे हैं करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर के बीच में। अब जो ये क्वांटिटी मैंने आपको बताई है सर, बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो एब्जॉर्ब कर सकता है? एक ही देश है जहां पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वो है इंडिया। बाकी तो सब छोटे छोटे देश हैं, आबादी नहीं है वहां पे, तो अनाज लेके करेंगे क्या वो? क्योंकि जो भी अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहता है वो कंज्यूमेबल आइटम्स है, या तो आदमी खाएगा या जानवर खाएगा। बहुत सारे देशों में दोनों ही नहीं है। कितनी आबादी है सर सिंगापुर की या मलेशिया की या थाईलैंड की, मंगा लेंगे, ठीक है आप हमें 2 लाख टन दे दो, 5 लाख टन दे दो। उनकी अपनी भी प्रोडक्शन है। अमेरिका को प्लीज करने के लिए अमेरिका दबाव डालेगा तो कहेंगे ठीक है सर प्लीज सेंड मी 2 लाख टन। अब बात कर रहे हैं हम 50 मिलियन टन की, उसमें 2 लाख टन क्या होता है सर? तो समस्या ये हो गई है अमेरिका के लिए कि ये जो मेरे लिए सिरदर्दी पड़ी है गोडाउन्स में, और जब गोडाउन में माल पड़ रहा है और सड़ रहा है तो किसान तो गुस्सा करेगा, वो वोट बैंक है ट्रंप का। और जितने स्विंग स्टेट हैं ये सारे एग्रीकल्चर स्टेट हैं। तो समस्या ये हो गई कि अब करें क्या? तो ट्रंप या नबेरो या जितने भी ये लुटनीस वगैरह हैं, ये परेशान है अंदर से, ये गीदड़ भभकी दे रहे हैं इंडिया को, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैं कह रहा हूं आप 6 महीने रुक जाइए, ये सब माल सड़ने लगेगा। प्लस जो नई क्रॉप आएगी उसको रखने की इनके पास जगह नहीं होगी। अब क्राइसिस देखिएगा अमेरिका में क्या होने वाला है। इसीलिए आप देखेंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ डेस्परेशन, मतलब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दैट शोज द लेवल ऑफ डेस्परेशन विच इज माउंटिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो ये स्थिति है, और इसीलिए इन्होंने भेजा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया की, यार जाके जरा बात तो करो, कुछ तो रास्ता निकालो, समझो वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज मीडिया के माध्यम से तो होगी नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ बात होनी चाहिए। तो ये अल्टीमेटली एक दिन की विजिट है, ये इसीलिए आए जैसे कहते हैं ना कि पल्स चेक करने कि भैया कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और अगर इंडिया ने कुछ कर दिया तो आप देखेंगे ट्रंप की तरफ से बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट आने शुरू हो जाएंगे, इंडिया इज ए ग्रेट फ्रेंड, ये वगैरह वगैरह वगैरह। डिफेंस और टेक्नोलॉजी तो इट कैन बी मैनेज लेटर ऑन, लेकिन एग्रीकल्चर इज ए बिगर चैलेंज। और अगर यहाँ पे बात नहीं बनी, लगा कि भाई सॉरी इंडिया इज नॉट विलिंग टू बज, फिर इनका दिमाग गर्म हो जाएगा और फिर ये उल्टे सीधे बयान देने शुरू करेंगे। वैसे इंडिया में भी कॉर्न की जो ट्रेड है उसमें काफी चेंजेस आए हैं, और एथेनॉल की वजह से पिछले साल हमने इंपोर्ट किया था जबकि पहले हम एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन हाँ, इनका जो जीएम पिछले कॉर्न साल है तो जीएम कॉर्न हम इंपोर्ट करते नहीं। सर इसीलिए इनका एक ऑप्शन ये लग रहा है लोगों को कि भाई अल्टीमेटली जीएम आप मंगा लीजिए, जीएम कॉर्न, और आप उससे एथेनॉल बना लीजिए। प्रॉब्लम तो ये है कि इथेनॉल तो आपने इसी ने शुरू किया था ना कि मक्के के प्राइस सही हो जाए। आप मक्का क्या प्राइस, आज अगर इंपोर्टेड इथेनॉल बनाना, मक्के से आप इंपोर्ट करके इथेनॉल बनाना शुरू करोगे तो हिंदुस्तान के किसान के प्राइस तो वैसे ही गिर जाएंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको अमेरिका मक्का दे देगा 12-13 रुपए किलो, हमारे यहाँ पे बैठ रहा है 24 रुपए 28 रुपए किलो। तो हर कंपनी चली जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में लेने, तो हिंदुस्तान का माल कौन खरीदेगा? तो ये कहना बड़ा आसान है, क्योंकि अल्टीमेटली कंजम्पशन तो वही मक्का है ना सर, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर मक्खा लाते हैं और वो जीएम नहीं है या है भी, तो एक कंडीशन आपकी ये है कि साहब या तो आप जीएम अलाउ करो। जैसे ही आपने जीएम अलाउ किया, मुझे सरकार से पूछना ही नहीं है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मक्का इतना सस्ता है कि मैं कस्टम ड्यूटी देकर भी खरीद सकूंगा, तब भी मेरे को पछता, मतलब कहते हैं ना कि
पड़ता पोसाएगा। अब ये आ गया मुद्दा, अगर आपने जीएम अलाउ कर दिया तो आपकी इकोनॉमी वैसे ही खत्म, क्योंकि देन यू हैव टू कॉम्पीट विद इंटरनेशनल प्राइसेस। फिर एमएसपी का कोई मतलब नहीं रहता, कोई लॉजिक नहीं रहता। ये जो हमारा ट्रेड बैरियर है इन द नेम ऑफ जीएम वर्सेस नॉन जीएम, ये तब तक वैलिड है जब तक नॉन जीएम हिंदुस्तान में है। जिस दिन आपने जीएम अलाउ कर दिया, एमएसपी की पूरी थ्योरी विल बिकम जीरो, पहली बात। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, कि आप अगर जीएम लाना भी चाहते हो, मान लीजिए प्रेसिडेंट ट्रम्प को आपने बोल दिया ठीक है हम 1 मिलियन टन 2 मिलियन टन ले लेते हैं एज ए ट्रेड ऑफ ऑन सर्टेन इश्यूज, जो हमें नहीं पता है, हो सकता है डिस्कशन में कुछ बातें आए, तो आपको सबसे पहले तो उस ग्रेन को पूरी तरह से ग्राइंड करना पड़ेगा या ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वो जर्मिनेट नहीं करे इंडिया। और मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर 1% भी ग्रेन बच जाता है तो 1 मिलियन टन में 1% बहुत है सीड आपके कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आपको फिर जीएम की परमिशन सुप्रीम कोर्ट कितना ही कानून बना ले, आप खुद ही उसके चक्कर में फंस जाओगे। अब रही बात तीसरी कि जीएम तो चलो आपने कर दिया, इथेनॉल बना लिया, जो डीडीजीएस बचा है वो वापस आपका फीड में तो आ ही रहा है ना। तो फिर आप जीएम बैन करके कर क्या रहे हो? आप जीएम बैन करके अगर आपने इंपोर्ट अलाउ कर दिया अंडर कंडीशंस भी, तब भी भारत सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला है। नुकसान किसान का, एक तो प्राइस क्रैश होना ही होना है। दूसरी तरफ से आपका इथेनॉल जीएम से बन रहा है, आपका सोयाबीन ऑयल जीएम से बन रहा है, आपका जो कैटल फीड बन रहा है जिसको हम डीओसी बोलते हैं, सोया मील, वो जीएम वाला हो जाएगा, इधर से कौन जीएम वाला हो जाएगा। तो आप कर क्या रहे हो? आप अल्टीमेटली किसान को ही टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हो, कंज्यूमर तो खा ही रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? किसान को डिप्राइव कर रहे हो जीएम टेक्नोलॉजी से। इसका मतलब यह है कि मैं जीएम टेक्नोलॉजी के फेवर में नहीं हूं, लेकिन जीएम टेक्नोलॉजी को लोग इसलिए सही मानते हैं क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ सीड है, जीएम हो या नॉन जीएम हो, अगर आप हर साल अच्छी क्वालिटी का सीड रिप्लेस करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जीएम सीड जब आप लोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो जीएम जो सीड है वो फ्रेश है, उसकी जेनेटिक पोटेंशियल जो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है कई बार, उससे ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर रहे हो? किसान को रख रहे हो टेक्नोलॉजी से बाहर, बाजार से बाहर, और इंपोर्ट कर रहे हो। आने वाले समय में जितने भी प्लांट लगेंगे वो सब पोर्ट पे लगेंगे। आपका अंदर कैचमेंट एरिया में कोई फैक्ट्री लगाएगा ही नहीं। जैसे जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज आज हिंदुस्तान में है वो सब पोर्ट रिफाइनरीज। हम 70% खाने का तेल आयात करते हैं, और ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब 1990 में, आपको याद होगा सर, जब लिबरलाइजेशन हुआ था, उससे पहले एडिबल ऑयल इंडस्ट्री वाज रिजर्व्ड फॉर एमएसएमई, और हमारी इंडस्ट्री ने ये कहा था कि सर इसको लिबरलाइज कर दो, हम कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे। मैं उस समय एक इंडस्ट्री चैम्बर हेड करता था। मैंने इंडस्ट्री को ये कहा कि तुम्हारे में इतना दम नहीं है, तुम 20 टन से 50 टन पे जाओगे। जितना एडिबल ऑयल ट्रेड है, जैसे ही आपने इसको एमएसएमई से बाहर किया, दिस विल बी कैप्चर्ड बाय मल्टीनेशनल्स। आज क्या स्थिति आप देख लो। आपका सारा का सारा जो ऑयल ट्रेड है दैट इज कैप्चर्ड बाय मल्टीनेशनल। लोकल कंपनियां तो सिर्फ कस्टमर बन के रह गई हैं। तो ये चीजें मैंने 1990 में बोली थी लिबरलाइजेशन के साथ, लेकिन कोई सुनता नहीं है ना हमारे यहाँ। ये भी होगा जो आज मैं जीएम के लिए कह रहा हूं, वही होगा। जिस दिन आपने जीएम अलाउ कर दिया, एमएसपी विल हैव नो मीनिंग, यू विल बी कंपेयर्ड एट पार विद इंटरनेशनल मार्केट। फिर एज ए बायर मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं हिंदुस्तान के किसान से खरीदूं या वर्ल्ड मार्केट से खरीदूं, एंड वर्ल्ड मार्केट विल ऑलवेज बी चीपर देन इंडियन सप्लायर। हिंदुस्तान का माल कौन खरीदेगा? आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खरीद नहीं पा रही, आप इतने महंगे हो कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या करेगी सरकार? सरकार पहले सब्सिडी दे के पैसे से माल खरीदेगी और फिर सब्सिडी दे के उसी माल को लिक्विडेट करेगी। तो दोनों तरफ सब्सिडी देंगे आप। उदाहरण के लिए
अगर सोयाबीन आज एमएसपी हमारा 48 रुपए है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सर 36 रुपए का रेट है, तो आप, और मंडियों में 36 रुपए का रेट चल रहा है, एट पार, ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। एमएसपी देने के लिए सरकार अगर सपोर्ट करेगी तो पहले आपको 12 रुपए देने पड़ेंगे माल खरीदने के, और फिर 12 रुपए जोड़ने पड़ेंगे वापस 36 रुपए पे बेचने के लिए, नहीं तो उसके ऊपर तो कोई खरीदने वाला नहीं है। तो 24 रुपए किलो, 36 रुपए किलो के माल पे 24 रुपए किलो की सब्सिडी होगी। कैन इंडिया अफोर्ड, एंड इन हाउ मेनी क्रॉप्स? तो कहने का मतलब ये है कि कोई विशेष इस ट्रेड डेलीगेशन के यहाँ आने से कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है। नहीं, फर्क तो ये पड़ेगा सर कि हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या दोनों तरफ से पोजीशंस शिफ्ट हो रही हैं या वही की वही। एक सिग्नल मिलेगा। जी जी जी। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।